नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे दिन भर घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि उसके बारे में एक विश्लेषण दर्शकों के सामने हम रख पाएँ। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि वे नई परख के साथ जुड़ें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अभय सर नमस्कार। नमस्ते। देश की राजनीति में अलग-अलग तरह के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कांग्रेस पार्टी के भीतर देखी जा रही है, ऐसा जी। लग रहा है कि थोड़े गंभीर किस्म के प्रयास हो रहे हैं कि कांग्रेस हुँ, के संगठन का जो कील काटा है, उसको दुरुस्त किया जाए। जी, कांग्रेस ने अभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई और जी। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। आगे हुँ, शायद अप्रैल में भी कुछ ऐसे बैठकें होने वाली हैं। हुँ। आप इन इस तरह की कोशिशों की गंभीरता को किस रूप में देखते हैं? क्या ये सच में माना जाए कि राहुल गांधी और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की पुनर्संरचना करने के अभियान में काफ़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं या एक रूटीन प्रोसेस के रूप में इसे हम देखें? नहीं, ये रूटीन प्रोसेस तो नहीं है। गंभीरता तो इन प्रयासों की निर्विवाद है। मैं समझता हूँ कि कई प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, वहाँ भी जिला स्तर तक कांग्रेस का संगठन गड़बड़ा गया है। मुझे जानकारी मिली है कि जैसे हरियाणा है, हरियाणा में कांग्रेस अभी सत्ता में आने की प्रमुख दावेदार है आज की तारीख में भी, हालाँकि अभी-अभी चुनाव हार चुकी थी। एक जीता हुआ चुनाव वो हार गई। लेकिन हरियाणा में बताया गया है कि पिछले 10 वर्ष से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। यानी हरियाणा में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के बिना ही काम कर रही है। और अभी भी ये स्थिति है कि चुनाव हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी वहाँ विपक्ष का नेता नहीं चुना गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विपक्ष के नेता नहीं है और कांग्रेस के पास विपक्ष का नेता बाकायदा चुने जाने का अधिकार है उसके पास। इसके बाद ये कांग्रेस की संगठन की हालत है। इसलिए जिला स्तर तक अगर कांग्रेस के संगठन का ओवरहॉल राहुल गांधी करना चाहते हैं, तो इस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। और ये कोई छोटा-मोटा प्रयास नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर किए जाने वाला प्रयास है। कांग्रेस एक बहुत विशाल पार्टी है। देश का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ पे कांग्रेस की शक्तियाँ ना हो, कांग्रेस के समर्थक नहीं हो। हर जगह भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडिया में कमजोर है। कांग्रेस भी कई जगह कमजोर है, लेकिन कांग्रेस का अतीत हर जगह ऐसा है जहां हर जगह कांग्रेस की एक जमाने में कमेटियां काम करती थी और कांग्रेस बहुत ही ताकतवर पार्टी थी। अगर राहुल गांधी ठीक से काम करें तो सारे देश में कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं और एक ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये नहीं कह रहा हूं ये काम एक दिन में कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की कोशिश ये है कि जिला स्तर पर अध्यक्ष न केवल नियुक्त हों, बल्कि अध्यक्षों को बाकायदा एक सांगठनिक अधिकार भी प्राप्त हो। जैसे कि जब टिकटों का बंटवारा हो, तो जब टिकटों के बंटवारे के लिए बैठक हो, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ में जिला अध्यक्ष भी वहां मौजूद हो। इस बात को लेकर विरोध भी किया गया है राहुल गांधी के सामने कि अगर आप जिला अध्यक्ष मौजूद होगा, तो उससे जो प्रादेशिक अध्यक्ष है उसकी ताकत और उसके हस्तक्षेप में कुछ कमी आएगी। उसका राहुल गांधी ने खंडन किया। राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं, उसके होने से आपकी कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए उसको होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। एक चीज़ ये भी है कि क्या जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो क्या कांग्रेस संगठन के भीतर विभिन्न तरह की जो जातियाँ हैं, उनको स्थान देने को लेकर कोई पहल दिखती है या फिर ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि जो पुराने लोग मौजूद हैं, उन्हीं का वर्चस्व है और वो जो चाहते हैं वही चीज़ें हो रही हैं और उसको देखिए दूर करनी अभी बहुत तो होता ये है कि जब एक पार्टी का संगठन कमजोर हो जाता है और फिर उसको दोबारा उसका जीर्णोद्धार करने की कोशिश होती है, तो हर जगह आपको अपने मन के मुताबिक लोग नहीं मिलते हैं। आप जैसे मान लो किसी इलाके में चाहते हैं कि इस जाति का अध्यक्ष हो, लेकिन उस जाति का मान लीजिए कोई बड़ा नेता आपके साथ है ही नहीं, तो आप उसको अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। हैं? लेकिन पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले तो अध्यक्ष बनाना जरूरी है। कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कहीं आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आप किसी पुराने पार्टी के वफादार को अध्यक्ष बनाएंगे। जरूरी नहीं कि वहां की वो कोई बहुत मजबूत जाति हो, बड़ा समुदाय हो, जिसमें आप अपने आधार का विस्तार करना चाहते हो, वो उसी से संबंधित हो। लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहती है, मौका मिलने पर वो पुराना कार्यकर्ता अपना काम करता रहेगा और मौका मिलने पर उसी समुदाय से, जिस समुदाय का अध्यक्ष होना चाहिए, कोई व्यक्ति उभरता है पार्टी में आके, उसको नेतृत्व में आने का मौका दिया जाता है। तरीका ये होता है। तो ये तो देखने की बात होगी कि किस इलाके में
कांग्रेस के पास कौन सी ताकत है और वो किसको मौका दे रही है, किसको मौका देना चाहिए और किसको मौका देने का भविष्य में मंसूबा है। एक और चर्चा जो कांग्रेस के भीतर चलती रहती है, वो ये है कि उसे अकेले जाना चाहिए या गठबंधन की राजनीति करनी चाहिए। बहुत सारे कांग्रेस के नेता, खासतौर पे बिहार जैसे राज्य में भी तर्क देते हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें अकेले जाना चाहिए और किसी प्रकार के गठबंधन में जाना चाहिए लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव आगे आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस को इस तरह की कोशिश करनी चाहिए, उसके संगठन के लिहाज से एक बेहतर कदम होगा? अच्छा, आप ये बताइए, अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाएगी, तो राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव में उसके साथ क्यों जाएगा? तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में से भी जाएगी और लोकसभा चुनाव से भी जाएगी। दोनों ही चुनाव उसके हाथ से निकल जाएंगे। ये तो केवल उन राज्यों में बात सही है जहां पर कांग्रेस प्रमुख ताकत है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के पास गठबंधन को छोड़कर कोई विकल्प ही नहीं है। हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जो हमेशा एकला चलो रे का नारा लगाते हैं। जो बुद्धिमान किस्म का आला कमान है, वो इस तरह के नेताओं की बात एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल लेता है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ गठजोड़ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है, केवल कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, उनको छोड़ के और कोई नहीं। जहां अब गुजरात है, गुजरात में कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, बड़ी बड़ी पार्टी है, राजस्थान में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, केरल में बड़ी पार्टी है, कर्नाटक में बड़ी पार्टी है। तो वहां तो कांग्रेस गठजोड़ करे न करे इसके बारे में सोच सकती है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस को गठजोड़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सवाल में कोई विवाद है क्या? उसे डीएम के साथ गठजोड़ करना ही होगा, उत्तर प्रदेश में गठजोड़ करना ही होगा, बिहार में गठजोड़ करना ही होगा। एक अन्य सवाल की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा और वो है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर। उन्होंने विदेश से आने वाले कारों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है, जिसका असर सभी देशों पर पड़ेगा, निश्चित रूप से भारत पर भी पड़ेगा। 2 अप्रैल आने वाला है, हो सकता है कोई नए तरह के टैरिफ भारत पर लगाए। बहुत सारे देश इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने खुलकर इसके बारे में बयान भी दिया है। भारत की सरकार एक अजीब तरह की खामोशी ओढ़े हुए है। क्या उसे ये उम्मीद है कि संवाद से वो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा नरम बना पाएगी, या उसकी पूरी जो रणनीति उसे हम कैसे देखें? देखिए, भारत सरकार की रणनीति टैरिफ के मामले में ये है, मैं पहले भी इस बात को नई परख के मंच में कह चुका हूं कि जब वहां पर पीयूष गोयल गए थे और भारत के वाणिज्य सचिव गए थे अमेरिका, तो उन्होंने वहां पर यह प्रस्ताव रखा था कि ट्रंप अपनी तरफ से कोई टैरिफ न लगाएं। भारत सरकार एक योजना तैयार कर रही है जिसमें भारत सरकार टैरिफ को कैसे कम करेगी, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट, एक पूरा मैप बना के रखेगी और उसी के हिसाब से अमेरिका भी टैरिफ तय करे और भारत भी टैरिफ तय करे, इससे दोनों देशों का फायदा हो। तो कागजी तौर पे तो ये प्रस्ताव बड़ा सुंदर लगता था और इसे बड़े विश्वास के साथ मीडिया को दिया भी गया था कि हम ऐसा वहां पे करने वाले हैं। मीडिया में बात छपी भी थी। ऐसा लगा था जैसे कि भारत ने ट्रंप से निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन ट्रंप ने तो उनकी कोई बात नहीं मानी। ट्रंप ने आज तक, जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति हुए हैं, भारत सरकार की कोई बात नहीं मानी है, किसी भी तरह की बात नहीं मानी है ट्रंप ने। वो जो कहते हैं, जो दावा करते हैं, वो ही करते हैं। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है भारत क्या कह रहा है, भारत की क्या योजना है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसका मैप क्या है, रोड मैप क्या है, इसमें उन्हें कोई रुचि नहीं है। वो टैरिफ केवल एक आर्थिक औजार नहीं है उनके लिए, वो उनके लिए एक जियोपॉलिटिकल औजार है। उसके जरिए वो देशों को मजबूर करते हैं कि वो उनकी दादागिरी स्वीकार करें। अमेरिका पहले जियोपॉलिटिकल औजार के तौर पर दूसरे हथकंडों का इस्तेमाल करता था, लेकिन ट्रंप ने एक नया हथकंडा ईजाद किया है, वो है टैरिफ, यानी आयात शुल्क लगाना। उसके जरिए वो करते हैं। तो उन्होंने भारत की कोई बात नहीं मानी, वो दबादब अपना टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब भारत में बड़े पैमाने पर बिजली से चलने वाली, इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारों का उत्पादन हो रहा है, सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। बहुत सी राज्य सरकारों ने उसका पूरा का पूरा जो वन टाइम टैक्स होता है, वो काफी लाखों रुपए होता है, उसको माफ करने का फैसला किया है और ये करीब 1-1.5 साल से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियों की बनी हुई जो बिजली की कारें हैं,
वो बाजार में आ रही हैं, बिक भी रही हैं, लोग धीरे-धीरे उधर जा भी रहे हैं। तमाम अपार्टमेंट्स में के अंदर बिजली कारों को चार्ज करने वाले चार्जर लगने लगे हैं। एक तरह से बाजार भारत में बन रहा है। ऐसे में अगर अमेरिकी मार्केट भारत के हाथ से शुरुआत में ही निकल जाएगा इस सवाल के ऊपर, हुँ, तो इससे बहुत नुकसान होगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसके बाद में जो भारत भारत पूरी बनी-बनाई कारें तो अमेरिका को बहुत कम ना के बराबर ही एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ऑटो पार्ट्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ऑटो पार्ट इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब देखिए, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यानी दवाओं वाली दवा उद्योग है, उसमें ट्रंप बहुत जबरदस्त झटका दे चुके हैं। एल्युमिनियम पे झटका दे चुके हैं, इस्पात के ऊपर झटका दे चुके हैं। अब उन्होंने ऑटो पार्ट के ऊपर भी झटका दे दिया है। एक तरह से ट्रंप का राष्ट्रपतित्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी तक अरबों अरब डॉलर का नुकसान कर चुका है। और ये नुकसान एक दिन का होने वाला नहीं है, ये सतत जारी रहेगा। और इस नुकसान का कोई तोड़ नहीं है भारत के पास। बहुत सारे अर्थशास्त्री लिख रहे हैं कि नहीं इसमें भारत को फायदा है, भारत इस तरह उसको फायदा कर लेगा, अगर वो ऐसा करे तो फायदा हो सकता है, वैसा करे तो फायदा हो सकता है। तो ये बातें किताबी तौर पे अच्छी लगती हैं, अखबार में आर्टिकल लिखने के लिए अच्छी बात है ये, लेकिन पूरा एम्फेसिस बदलना, पूरा जोर बदलना उत्पादन के ऊपर, तौर तरीके बदलना, अपनी कार्यनीति बदलना, एक नया किस देश को आप एक्सपोर्ट करेंगे उस देश को बदलना, ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। मतलब आपको कम से कम अल्पकालीन में तो नुकसान के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए, और ये अल्पकालीन अवधि 1 साल से लेकर 2-3 साल तक चल सकती है। तब तो ट्रंप का कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा, 4 साल पूरे हो जाएंगे उनके। भारत में 5 साल चलती है सरकार, वहां पे 4 साल में ही खत्म हो जाती है सरकार। तो ये तो ट्रंप भारत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। और मोदी जी कितना भी उनको अपना दोस्त कहें, कुछ भी कहें, वो ट्रंप के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। एक प्रश्न जस्टिस वर्मा के बारे में भी है, यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ पैसा मिला और शायद और कोई सरकारी अधिकारी होता और कोई व्यक्ति होता तो वो गिरफ्तार भी हो सकता था, लेकिन उन्हें सिर्फ तबादला मिला और केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। क्या कुल मिलाकर हम ये कहें कि जो न्यायपालिका की एक बड़ी छवि है, अच्छी छवि, उसको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है कि उनके मामले को एक तरीके से रफा-दफा किया जा रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक तो कम से कम मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है, ये मैं नहीं कहूंगा। कोशिश की जा रही है कि उनके मामले की जांच हो और आरोपों को ठीक से ठोस रूप से साबित किया जा सके। इस तरह की कोशिश मुझे दिखती है। रफा-दफा करने की, लीपापोती करने की भी कोशिश है, लेकिन इसके मुकाबले ये कोशिश ज्यादा मजबूत है कि उनके मामले की जांच की जाए। इसमें दिक्कत दूसरी है, दिक्कत यह है कि जज को दंडित करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है भारत में। जज हमारे आपकी तरह साधारण नागरिक नहीं है। अगर हमारे घर में एक अनअकाउंटेड मनी या काला धन मिलेगा तो हमको तो पकड़ लिया जाएगा, पकड़ के ले जाएगी, वो जब्त कर लिया जाएगा, हमारे घर पे शायद सील लग जाए या कुछ और हो जाए और हमको पकड़ के ले जाया जाएगा। इस तरह जज के साथ नहीं होता है। जज वो प्रक्रिया अलग है, उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी भी जांच नहीं करती है। सुप्रीम अंदरूनी न्यायपालिका की अंदरूनी एजेंसी ही जांच करती है, और उसका रिकॉर्ड जांच का अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। जितने भी उसने जांचें की हैं, कभी कामयाबी ऐसी कोई खास मिली नहीं है, किसी को दंडित करने में वो कामयाब नहीं हुए हैं, दोष साबित करने में। तो वो भी एक संदिग्ध मामला है कि ये अंदरूनी जांच का जो ये 1999 से शुरू हुई है या 1990 शुरू हुई, मुझे तारीख ठीक से याद नहीं, ये कि न्यायपालिका के भीतर की संस्था जांच करेगी। तो अभी तक तो उन्हें इतना ही दंडित किया गया है कि यहाँ पे दिल्ली में उनको कोई कामकाज नहीं दिया गया, उनकी बहुत अच्छी खासी बदनामी भी हो गई है, उनकी पूरी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो चुकी है तकरीबन, काफी छीछालेदर उनकी हो गई है, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई बहुत विश्वसनीय सफाई दी नहीं है। ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सोच समझ के पहले तो वो खामोश रहे और उसके बाद फिर वो सफाइयां देने लगे। अब उन्हें वहां पे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया है जहां से वो आए थे। वहां के वकील भी उनसे बहुत नाराज हैं, वहां की जो बार एसोसिएशन है वो भी काम वाम ठप कर देने की बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको वहां भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहां के मुख्य न्यायाधीश के सामने भी सवाल है कि भाई इनसे हम काम कैसे लें। वहां के वकीलों ने कहा है कि इस व्यक्ति की अदालत में जब हम खड़े होंगे तो हमें लगेगा कि जो दूसरे पक्ष से रिश्वत खाए हुए हैं, इसके सामने हम बहस कैसे करेंगे। तो इस प्रकार की बातें उनके बारे में खुलेआम की जा रही हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो जिसको जिसको प्राकृतिक न्याय कहते हैं, तो वो तो उनको वो तो हो ही रहा है उनके खिलाफ, वो प्रक्रिया उनके खिलाफ जारी है। अब उनको वास्तव में न्यायाधीश की कुर्सी से हटाया जाता है, उन्हें सजा होती है कि नहीं होती है, वो सब इस प्रक्रिया पर निर्भर होगा कि जो अंदरूनी प्रक्रिया चल रही है न्यायपालिका के भीतर की, उनके ऊपर जांच, उनके खिलाफ जांच करने की,
वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंचती है और उसमें कितनी देर होती है या वो जल्दी ही खत्म हो जाती है। एक और प्रवृत्ति मैंने देखी, कई अखबारों में ऐसे लेख छपे, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने ऐसा एक लेख देखा कि कोलेजियम सिस्टम पर सवाल किया गया और ये कहा गया कि एक अलग व्यवस्था के बारे में खुद न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि कैसे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था आ पाए। क्या इस तरीके के जो अनुभव हैं, वो कोलेजियम सिस्टम पे गहरा सवाल लगाते हैं और क्या आपको लगता है कि नई व्यवस्था की खोज होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, कॉलेजियन सिस्टम का कोई विकल्प अगर अच्छा मिल सकता है तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में विचार होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। भई, किताबी तौर पर अगर देखा जाए, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनके बीच में अधिकारों का बँटवारा है। इसी संस्थागत समीकरण के आधार पर लोकतंत्र आगे चलता है। तकनीकी तौर पे ये है। व्यावहारिक स्थिति ये है कि कार्यपालिका और विधायिका, चुनी हुई विधायिका और कार्यपालिका मिलकर हर चीज के ऊपर अपना रुतबा गालिब करती है। उसी का दबदबा होता है। वही जो चाहते हैं वो होता है। जजों की नियुक्ति तो वो व्यावहारिक रूप से वो जो न्यायपालिका है, वो अपनी संरचनात्मक, क्योंकि सत्ता उसके पास नहीं है। वो सत्ता की व्याख्या कर, सत्ता कानून सम्मत चल रही कि नहीं चल रही, इसकी व्याख्या जरूर कर सकती है। लेकिन सत्ताधारी तो वो लोग हैं। सत्ताधारी तो अफसरशाही है, सत्ताधारी तो राजनीतिक निर्णय करने वाले लोग हैं। तो सवाल ये है कि उसके प्रभाव से कैसे निकला जाए। दूसरे, जज कैसे अपने आप को एक आदर्श स्थिति में पेश करें। अब इस तरह के फैसले आ रहे हैं, जो अभी दुष्कर्म के सवाल के ऊपर जो फैसला आया, पोस्को वाले सवाल के ऊपर वो फैसला आया, ऐसे बहुत से ऐसे फैसले हैं जैसे जिसको देख के लगता नहीं है किसी जज ने फैसला दिया है। जबकि जजों की बाकायदा, जज कैसे वो अच्छे बने इसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी होती है। पता नहीं वो किस तरह की ट्रेनिंग होती है। मतलब एक जज ऐसा फैसला दे, उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून की दृष्टि से इस फैसले में ये कमी है, तो वो तो बात समझ में आती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही है कि वो हाई कोर्ट के फैसले की व्याख्या करे, या सुप्रीम कोर्ट की ही किसी बेंच का फैसला आया, उसको ज्यादा बड़ी बेंच उसकी समीक्षा करती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के बारे में कि ये पूरी तरह संवेदनहीन फैसला है, ये पूरी तरह स्वीकार्य है, पूरी तरह उसको खारिज करे, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जजों का जो प्रशिक्षण हुआ है, उस प्रशिक्षण के ऊपर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल तमिलनाडु के बारे में, वहाँ पर अमित शाह गए और उन्होंने एआईएडीएमके के नेताओं से बातचीत की। अभी तक पक्की खबर नहीं कि गठबंधन होगा, पर ये कहा जा रहा है कि उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या ये डीएमके गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगा? खासतौर पे तब जबकि डीएमके बहुत सारा तमिल भावनाओं से जुड़े मुद्दे को उभार कर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो वहां पे गठजोड़ करना ही है किसी न किसी से, वरना भाजपा अकेले दम पे तो वहां कुछ भी नहीं है। इसी तरह कांग्रेस को भी गठजोड़, कांग्रेस का पहले से ही डीएमके के साथ गठजोड़ है, तो ये गठजोड़ तो है, ये तो पहले से स्टालिन को पता होगा कि ये गठजोड़ होगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी उन्होंने सबसे पहले तैयारी कर रखी होगी। और जितने दिनों तक आप सत्ता में रहते हैं, उतनी मुश्किलें आपके सामने बनती चली जाती हैं। स्टालिन जानते हैं कि ये मुश्किलें उनके सामने आने वाली हैं, लेकिन इस वक्त स्टालिन अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर है। वो न केवल तमिलनाडु के सबसे बड़े नेता हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। वो तमाम गैर भाजपा शक्तियों की एकता के केंद्र बने हुए हैं, संघात्मकता के सवाल को लेकर। और मैं तो समझता हूं कि जो इंडिया गठबंधन डिफंक्ट पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, इंडिया गठबंधन निष्प्रभावी से पड़ा हुआ है, ये जो घटनाक्रम स्टालिन के इर्द गिर्द चल रहा है, इससे इंडिया गठबंधन की राजनीति को बहुत पानी मिल सकता है। मौका आने की देर है उसकी। हम आज की अपनी बातचीत को इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर से सभी दर्शकों से कहूंगा कि वो नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।